नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। नितिन नवीन की टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। नितिन नवीन की टीम में पूरी तरह से चेंजेस दिखाई पड़े। संगठनात्मक बदलाव भी है, पीढ़ीगत चेंजेस के लिए है, नई पौध तैयार करने की कोशिश भी हमें इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं इस टीम में जिसने चौंकाया है। तरुण चुघ हो, स्मृति ईरानी हो, विनोद तावड़े हो, ये सारे नाम चौंकाते हुए दिखाई पड़े। सुनील बंसल हो, इन नामों को नितिन नवीन की टीम में एंट्री मिलना, जगह मिलना क्या बताते हैं, और जिन चुनावी राज्यों के लिए इन लोगों को तैयार किया जा रहा है या इन्हें अपॉइंट किया गया है, उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी, इसी का विस्तार से विश्लेषण करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं और अमर ज्वाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। राकेश सर, सतीश पुनिया, राजस्थान में उन्हें जगह दी गई थी तो वो संगठन, रूरल बेल्ट जो ग्रामीण इलाका था, वो सबका बैलेंस कर गए। पंजाब में जब उन्हें ये जगह दी गई है तो क्या ये समझें कि अकाली के छाते से निकलने के हिसाब से सतीश पुनिया को वहां प्रोजेक्ट किया गया है कि भाई किसान वहां भी हैं, ग्रामीण वहां भी हैं, आप राजस्थान जैसा ही वहां पर कुछ करो कि अब पंजाब में बढ़त के साथ बीजेपी दिखाई पड़े। प्रशासनिक अमले में जब तबादला होता है तो उसमें कई बार होता है कि डिस्ट्रिक्ट से उठा के और हेडक्वार्टर में बिठाया जाता है और एक बड़ा सा चेम्बर होता है और उसमें लिखा होता है कि कलेक्टर थे अब उप सचिव बन गए। तो वो प्रमोशन भी नहीं होता, वो कई बार लूप लाइन भी होती है। सतीश पुनिया जी राजस्थान में प्रभावी नहीं रहे, वो अपना खुद का चुनाव भी हार गए। उस राज्य में, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, संगठनात्मक तौर पे भी सतीश पुनिया का कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था, उनका विरोध था भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो मुझे लगता है सतीश पुनिया जी को राष्ट्रीय संघ टीम में लाने के बाद जो पंजाब का प्रभार दिया गया, एक तरह से राजस्थान से उनको बेदखल किया गया है। अच्छा, कि राजस्थान की राजनीति से आपका अलग होना ही पार्टी के लिए और सरकार के लिए हितकर होगा। दूसरा, वसुंधरा जी की यदि हम बात करें तो वसुंधरा जी को पुनः उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो वसुंधरा जी को उपाध्यक्ष बनाने के दो कारण मेरी समझ में आ रहे। पहला कारण ये है कि वसुंधरा जी को फ्री हैंड कर दिया जाएगा, यानी सिर्फ विधायक वो रहेंगी, तो बहुत उछल कूद मचेगी राजस्थान में। तो उपाध्यक्ष का कोई रोल आपको समझ में आता है? बात उपाध्यक्ष का रोल का नहीं है। राजस्थान की पॉलिटिक्स में उनके समर्थकों को ये मैसेज किया गया कि संगठन में उनका महत्व बरकरार है। और दूसरा, जो उनका विरोधी खेमा है, जो हमेशा ये आशंकित रहता है कि भजन लाल के हटने के बाद वसुंधरा जी सीएम बनेगी, उनको ये मैसेज दिया गया है कि वो संगठन में आ गई हैं तो अब मुख्यमंत्री की दावेदारी उनकी समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल ठीक। तो ये वसुंधरा जी को लाने का मुझे दो लॉजिक समझ में आता है, जो पार्टी की गतिविधियों को मैं देखता हूँ उसके हिसाब से मेरा आकलन है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहाँ जो मुख्यमंत्री बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी स्वयं से ये महसूस करती होगी कि ये निर्णय हमारे लिए उचित नहीं था, जो निर्णय हमने उस समय पर किया। परिवर्तन होगा, कब होगा ये तो ऊपर के लोग जानेंगे, लेकिन परिवर्तन होना तय है और उसी परिवर्तन के तहत हम मध्य प्रदेश में आ जाएं। तो राजस्थान में यदि सतीश पुनिया को हटाया गया और वसुंधरा जी को लाया गया, उसी तरह मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल जी और कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय टीम में आने की इच्छा होने के बाद भी नहीं लाया गया। तो इसका मतलब यह है कि वहां के मतदाता, वहां के कार्यकर्ता और वहां के नेताओं को यह मैसेज दिया गया है कि यदि मोहन यादव हटते हैं तो हमारे पास अभी दो चेहरे हैं। ये एक बड़ा एक जगह ये मैसेज दिया गया है कि इनको हम नहीं बनाएंगे और एक जगह ये मैसेज दिया गया है कि हमारे पास चेहरे हैं, यदि हम परिवर्तन करते हैं तो हमारे पास ये दोनों चेहरे। क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय पर सांसद होते हुए जो 5 नेता मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उतारे गए थे, वहां इस बार की सरकार बनने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति कारगर रही। अब आ जाइए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सच है कि पुष्कर सिंह धामी जी इस समय पर विवाद और विरोध से घिरे हुए, तो वहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ला दिया गया है राष्ट्रीय टीम में और ये मैसेज किया गया है कि हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला, पुष्कर सिंह धामी को बनाया। पुष्कर धामी के हारने के बाद हमने फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो विफल रहे, तो अब हम त्रिवेंद्र सिंह रावत का प्रयोग दोहराएंगे नहीं। तो आप भारतीय जनता पार्टी की सारी रणनीति को यदि बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि चेक और बैलेंस पूरा किया गया है संगठन और सरकार की दृष्टि से। ठीक है, बहुत बढ़िया। पूर्णिमा मैम, विनोद तावड़े, यूपी का चुनाव, यूपी की स्थिति, योगी आदित्यनाथ, उनकी टीम और विनोद तावड़े की स्ट्रैटेजी। विनोद तावड़े इसके पहले बिहार में थे और उन्होंने बिहार में जिस तरह से काम किया,
चुनाव अच्छे से जितवाया है पार्टी को, और अब बीजेपी की पहली बार खुद की सरकार है वहाँ। तो विनोद तावड़े को इसलिए मुझे लग रहा है कि यूपी का जिम्मा दिया गया है कि वो यूपी में भी वही करिश्मा दोबारा करके दिखाएंगे, क्योंकि बीजेपी यूपी में अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रही है। एक तो अखिलेश यादव बिल्कुल पीडीए वाला फॉर्मूला लेके एग्रेसिव होके उनके खिलाफ हर मंच पे बोल रहे हैं, दूसरा राम मंदिर वाला मसला आ गया है। तो उसके लिए उनको एक बहुत ऐसे आदमी की जरूरत है जिसकी कि एस्टैब्लिश्ड हो एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। उसके लिए विनोद तावड़े मुझे लग रहा है कि सही होंगे। बंगाल में भी उन्होंने उनको भेजा गया था, बंगाल में भी देखिए बीजेपी की सरकार बनने में उनकी भूमिका रही। तो मुझे लग रहा है विनोद तावड़े को अब यूपी में मतलब परखा जा रहा है, और सरकार योगी जी के साथ उनका कैसा तालमेल रहेगा ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। अभी तो कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा हमें इस पर दिखाई नहीं दिया है यूपी में कहीं से, लेकिन योगी जी और विनोद तावड़े जी आपस में उनकी क्या तालमेल बैठती है, अंडरस्टैंडिंग होगी, ये आपस में देखना मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मुझे इससे ज़्यादा तो विनोद तावड़े के बारे में बिहार में उनके प्रदर्शन के लिए ही शायद उन्हें यूपी उनको भेजा गया है, क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया, रिजल्ट दिया ना भाई। बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई ना आखिर बिहार में, और जो अभी तक बीजेपी वहाँ छोटा भाई की भूमिका में थी, अब बीजेपी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है। तो उसका शायद उनको मिला है, इनाम मिला है, और उनको भेजा गया है। सर, तरुण चुग और राम माधव। देखिए, राम माधव जिससे हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि वो आरएसएस के हैं, और कहीं ना कहीं आरएसएस, और अभी हमने देखा वो यूएस भी गए थे, वहाँ भी उन्होंने काफ़ी कुछ एकेडमिकली पार्टिसिपेट किया और काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए। तो एक वो जो इंटेलेक्चुअल इमेज जो है ना वो संघ की, और विदेश में एक प्रभाव, जो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए संघ का, वो एक उसके एक रिप्रेजेंटेटिव हैं राम माधव। और राम माधव बहुत ज़रूरी था कि उनकी वापसी हो, ताकि एक जो संघ को लगातार लग रहा था कि संघ कहीं ना कहीं जो एक टसल चल रहा था बिटवीन पार्टी एंड संघ, उसमें संघ कहीं उसको लग रहा था कि पिछड़ता हुआ चला जा रहा है। तो उसको एक अपने ऐसे व्यक्ति को लाना था संगठन में, जो जिसका एक अपना महत्व है, जिसकी अपनी एक सोच है, और जो खुले रूप से जो है वो संघ की नीतियों को जो है कि वो प्रमोट करते हैं, उसके लिए बैटिंग करते हैं। तो मुझे लगता है इसलिए राम माधव की फिर से वापसी हुई है। और बीच में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी उनको लेके हुई थी, जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अमेरिका में जब इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि ट्रम्प की बात को लेके कि हम तो, उनके जो सेक्रेटरी या विदेश मंत्री थे, कि हम तो इतना कुछ कर रहे हैं और करके उसके बाद भी आप जो हमें पनिश कर रहे हो। तो वो उससे थोड़ा सा लगा था कि आप जो है कि पूरा वही सरेंडर वाली जो फील्ड को और आगे बढ़ा रहे हो आप। लेकिन मुझे लगता है कि वो सरकार के नज़रिए से राम माधव का वो महत्व है। उन्होंने अगर वो कहा तो वही मोदी जी की सरकार का ही जो अप्रोच है ट्रम्प के प्रति, अमेरिका के प्रति, उसी को आगे बढ़ाते हुए, और जो आपका जो ये पूरा की पूरी टैरिफ वाली जो इशू था उसको अपने पक्ष में लाने के लिए किसी तरह से कि हमको कम से कम पनिशमेंट मिले, कम से कम टैरिफ लगाई जाए, ये बातें कही गई। तो उनकी एक अपनी भूमिका है, महत्व है, मुझे लगता है उसके हिसाब से उनको लाया गया है। और ताकि उनके माध्यम से थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी जो है कहीं ना कहीं जो है कि आरएसएस जो है अपना हस्तक्षेप कर सके, वो उसके इसलिए उनकी एंट्री भी है, और यही वो मैसेज भी देने की कोशिश, ये मैसेज देना चाहते हैं। यूपी, पंजाब, गुजरात, 3 जो चुनावी स्टेट हैं, उनमें सतीश पूनिया, विनोद तावड़े और तरुण चुग, ये तीनों नाम आए हुए हैं। इनके लिए जमीन पर क्या चुनौती देखते हैं? जमीन पे चुनौती संगठन के लिए जो होती है वो तो कि किस तरह से, सबसे बड़ी चीज जो भाजपा में आज की तारीख में मुझे दिखती है कि नए लोगों को कैसे एकोमोडेट करना है और पुराने लोगों को कैसे संतुष्ट करना है, सेट करना है उसे। मतलब कि जो आप ये देखिए, जो लोग जमानों से ऐसी सीटें रही हैं, जो जमानों से वो ट्रेडिशनल वहां पे कैंडिडेट रहा, और आखिरी दिन पता चला कि उसे हटा के कोई नया चेहरा ले आया गया, और वो जो नया चेहरा लाया गया वो भी जीत गया। तो इसका मतलब ये है कि इस नया चेहरा तो हार गया दतिया से, वो उसकी मैं बात, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल। और इसका जो मैंने बोला, उसका जो सबसे बड़ा उदाहरण मुझे आज भी जो हमेशा याद रहता है वो मैथिली ठाकुर का है। मतलब वो कहाँ से आई,
पुराना कैंडिडेट जो था, जिसने विरोध करने की कोशिश करी, कुछ दिनों बाद वही प्रचार करने लगा। तो जो संगठन के, जो इन लोगों को ग्राउंड पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है, वो इसी सामंजस्य को बिठाने में आने वाला है पुराने कि और जो नए। पुराने और नए, क्योंकि अब देखिए इस बार के जो नई टीम की घोषणा हुई है और जो जैसी बातें चल रही हैं कि अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी पद दिया जाएगा, उनको भी अपना माना जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, अब पहले ऐसा नहीं होता था, ये नई चीज है। अच्छा, एक चीज स्पष्ट है जो सबको पता है, चाहे आप चुनाव प्रचार कर रहे हो, चाहे मतलब पार्टी में टॉप टू बॉटम सबको पता है कि भाई वोट तो एक आदमी के नाम पे मिलना है। आपने सिर्फ उसके लिए ग्राउंड तैयार करना है। भाजपा में अब आप इसको अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन ये सच्चाई यही है कि वोट तो एक आदमी के नाम पे मिलता है। ठीक, विनोद सर, आने वालों का नाम, जुड़ने वालों की खूब सारी चर्चा हो रही है पिछले एक हफ्ते से। एक नाम गया क्यों, इस पर बात थोड़ी सी कम हो रही है, अमित मालवीय। मतलब हमारे कई सारे कमेंट्स में आए, कुछ लोगों ने कुछ अपशब्द भी लिखे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो डीन थे उन्हें हटा दिया गया, क्या वजह रही, क्या रहा, उन्हें किस चीज का इनाम नहीं मिला, ये सब तो इतर है, लेकिन अमित मालवीय पर क्यों? देखिए, हम लोग आईटी सेल की पोस्टों को लेकर हमेशा आईटी सेल के चीफ को दोष देते हैं, लेकिन वो चीफ पार्टी की लाइन फॉलो करता है। वो चाहे कांग्रेस का आईटी सेल हो, चाहे बीजेपी का आईटी सेल हो, किसी पर कोई भी। अमित मालवीय बदनाम हो गए अपनी पोस्टों के लिए, और तमाम सारी उल्टी सीधी जो उनकी विवाद हुए, जिनको लेकर के कई बार पार्टी की को भी बैकफुट पे आना पड़ा, लेकिन पार्टी ने उसको, उन पोस्टों को एक्सेप्ट किया, तभी तो आई। और कोई भी आईटी सेल का चीफ जो है वो बिना पार्टी नेतृत्व की इजाजत के और बिना अनुमति के कोई पोस्ट उस पर अधिकृत रूप से नहीं डाली जाती, क्योंकि पार्टी के आईटी सेल से कोई चीज वायरल होती है तो पार्टी का स्टैंड माना जाता है। तो अमित मालवीय भी वही कर रहे थे, और 10-11 साल उन्होंने बहुत स्ट्रांगली बीजेपी आईटी सेल को आगे बढ़ाया, और बीजेपी आईटी सेल एक टाइम तो पूरी छा गए, उसकी गई थी, सोशल मीडिया पे उसका वर्चस्व हो गया था। लेकिन धीरे धीरे, जैसा भी किसी ने कहा कि जब पार्टी के लिए अनुकूल स्थिति होती है तो आपके लिए स्थितियां ठीक होती हैं, और जब प्रतिकूल स्थिति होती है तो बदलती जाती हैं। तो इधर छात्र आंदोलन के बाद चीजें काफी प्रतिकूल होना, तो प्रतिकूलता जो आनी शुरू हो गई थी थोड़ा 2024 के बाद, लेकिन वो कंट्रोल हो गई थी विधानसभा चुनाव के नतीजों से, जिनसे भी बीजेपी को सफलता मिली थी। उसके बाद फिर नीट, खास करके नीट पेपर लीक और ये सब जो घटनाएं हुई, उससे एक प्रतिकूल वातावरण बना, और छात्र आंदोलन ने उसको एक मुकाम तक पहुंचाया, और फिर उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। उस वक्त बीजेपी आईटी सेल बहुत ही बचाव की मुद्रा में चली गई, बहुत ही मतलब कमजोर हो गई। सोशल मीडिया पे जो वो काम करने में घंटों लगाती थी, उसको ये लड़के जो है वो मिनटों में कर देते थे उसका, तो काउंटर करना उसके लिए मुश्किल हो गया। और उस वक्त दरअसल क्या होता है कि किसी भी सेनापति की असली परीक्षा होती है जब वो घिर जाए चारों तरफ से युद्ध में। अभिमन्यु की परीक्षा चक्रव्यूह में तो हुई थी कि अकेला लड़ा था वो, वरना तो प्रतिकूल अनुकूल स्थिति में अभिमन्यु पहले भी लड़ रहा था तो कौन उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन जब लड़ा तो असली परीक्षा तब होती है। उस परीक्षा में अमित मालवीय सफल नहीं हो पाए, और आईटी सेल जो है उसको काउंटर नहीं कर पाई। एक तो ये कारण रहा। दूसरा ये था कि अमित मालवीय अपने आप में एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नाम, चेहरा, एक पावर सेंटर से बनते जा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि अमित मालवीय की अलग सत्ता है और बीजेपी अलग है। ये भी एक कारण था। यही मैं पूछना चाह रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी जो है, खासकर मौजूदा जो नेतृत्व है, वो इस तरह की सत्ता को ज्यादा बहुत स्वीकार नहीं। बड़े नेताओं में ऐसे नहीं करने देते, आप राज्यों संगठन में की साइड सत्ता, कर देते हैं। आप बिल्कुल संगठन की सत्ता में रहिए, तो वो भी एक कारण रहा। बाकी अंदरूनी कुछ कारण रहे हो तो पता नहीं मुझे, लेकिन प्रकट तौर पर मुझे ये दो कारण लगते हैं उनको हटाए जाने का अमित मालवीय की। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, स्मृति ईरानी पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कहीं भारतीय जनता पार्टी में, एक काल्पनिक स्थिति की बात कर रहा हूं, मेरे पास कोई वो नहीं है, अगर उनको अमेठी की किसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा देती है तो एक तरफ तो पार्टी के प्रचार को ताकत मिलेगी, दूसरा इसका एक अलग मैसेज जाएगा। वो मैसेज योगी जी के लिए भी होगा, वो मैसेज मतदाताओं के लिए होगा, और पार्टी के लिए भी होगा। मैंने तो इस पर स्मृति हमको ईरानी ध्यान सर के लिए रखना रखा था, पड़ेगा। लेकिन अब आपने छेड़ दिया है स्मृति ईरानी की बात। और तो सतीश पूनिया जो है, उनके बारे में इन्होंने जी। कहा था, हरियाणा में सतीश पूनिया की भूमिका अच्छी थी, क्योंकि हरियाणा पार्टी जीती है, उसमें उनकी जिम्मेदारी थी, इसलिए वो जो है राजस्थान में भी संगठन में तो काम किया ही है किया है उन्होंने अच्छे उन्होंने। से। वो जो किसानों की हैं? नाराजगी थी, अनुकूल तो ठीक है।
यदि अनुकूलता अरे तो उसका थी तो इनाम जब- हरियाणा आप जीते। जब- हरियाणा की पॉलिटिक्स को भाई, बड़ा सिस्टमेटिक देखिए तरीके जाट से हैं उन्होंने वो जाट हैं, आप बगल में राजस्थान के से आते हैं, ठीक है, अपने क्या अपना चुनाव सतीश जीत पूनिया पाए। जी के पंजाब जाने से वहां का जाट सतीश पूनिया के पीछे खड़ा हो नहीं जाए? नहीं, कभी प्रभारी के पीछे कोई नहीं खड़ा होता। प्रभारी काम संगठन के कील कांटे दुरुस्त करना होता है, प्रभारी फेस नहीं होता है कोई भी प्रभारी हो। जब सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में जो है तो यही वो किया कोई जा रहा कि जाट है इसलिए पंजाब नहीं, भेजा नहीं। गया। सुनील बंसल उत्तर प्रदेश नहीं, मैंने तो इसलिए कहा कि यहाँ पे राजस्थान में वो किसान आंदोलन वगैरह था तो उन्होंने मैनेज किया मैंने था काफी आपसे अच्छे से। बताया ना कि दो तरीके होते हैं, एक होता है पदोन्नति करके प्रमोशन करना, एक होता है वहां से हटा देना जो दिखता नहीं प्रमोशन नहीं, है। ये अपनी अपनी व्याख्या है, ठीक है। अपना अपना विश्लेषण है। समय हो रहा है। जिम्मेदारी दी जाती है। विनोद तावड़े को राज्यों की जिम्मेदारी मिल रही है, तो क्या महाराष्ट्र से हटा दिया गया उनको? कल को जरूरत पड़ेगी तो महाराष्ट्र में भी उनको कोई जिम्मेदारी दे दी जाएगी। ठीक है। ऐसा नहीं होता है। अगर पार्टी के अंदर आपको जिम्मेदारियां मिल रही हैं तो हमेशा वो सजा नहीं होती है, वो आपके लिए एक अवसर भी होता है। दूसरा ये है कि सतीश पूनिया हो या विनोद बंसल है, अब विनोद बंसल के नाम पर थोड़ी वोट मिलता है, लेकिन विनोद बंसल ने संगठन क्षमता में काम किया और चीजों को ठीक किया, इसलिए उनकी तारीफ होती है। तो सुनील बंसल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रभारी का काम जो होता है कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। संगठन को समन्वय, दुरुस्त रखना होता है, सेतु। वो काम वो करेंगे। ठीक। भारतीय राजनीति में विभीषण की बड़ी भूमिका होती है और बड़ा महत्व होता है। संदीप पाठक जी जब आए तो बिल्कुल 6 सांसदों में सबसे पीछे खड़े थे और सबसे आगे चेहरा थे राघव चड्ढा, और ये नैरेटिव बना कि इतने सांसदों को तोड़ के लाने वाले राघव चड्ढा। फूल भी उन्होंने ही लिया था, हमने बुके भी ये उन्होंने ही बिल्कुल पकड़ा। ध्यान नहीं दिया कि पीछे से 5 सांसदों को धक्का देने वाले संदीप पाठक, और वो धक्का खाने वालों में एक राघव चड्ढा भी है, मालवी भी क्या है, स्वाति मालवी भी है, मालीवा और आपके अशोक भी हैं, मित्तल भी हैं, ये सब लोग हैं। हमने ये ध्यान नहीं दिया, हमने हमेशा आगे के चेहरे को देखा। यदि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बढ़ाने का एक योजना लेके चल रही है तो वहाँ संदीप पाठक जैसे व्यक्ति की उसको बहुत आवश्यकता है, इसलिए कि मुझे अच्छे से पता है कि संदीप पाठक की पंजाब में आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, ग्रास रूट से लेके ऊपर तक। ठीक है। और आज यदि विधानसभा चुनाव में हमें ऐसे उपयोगी कैंडिडेट की आवश्यकता पड़ेगी जो जीत सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट जानने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है संदीप पाठक। तो संदीप पाठक वहां बहुत मददगार होंगे। और संदीप पाठक आम आदमी पार्टी में संगठन महामंत्री के पद पे थे, इसलिए उनको सचिव का पद दिया गया है। संगठन में काम करने वाला, सरकार में उलटफेर करने की हैसियत रखने वाली व्यक्ति। और विभीषण भी आपने कही दिया पहले। संगठन जोड़ देता हूँ मैं, संदीप पाठक की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी पंजाब में, कि जो वहाँ के एमएलएज हैं और वहाँ की पार्टी का स्ट्रक्चर है आम आदमी पार्टी, वो उन्हें पता है, उस पे उन्होंने काम किया। तोड़ करके चुनाव के वक्त बीजेपी में लाने के काम में इनकी बड़ी उपयोगिता होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है इन्हीं के बनाए हुए हैं। सर, स्मृति ईरानी पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं आई, इसलिए मैं स्मृति ईरानी पर चाहूंगी कि आप उस पर भी बोल दें। और दूसरा ये, एक नाम स्मृति ईरानी के इतर भी बहुत चौंकाने वाला था, संदीप पाठक। क्या जो दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं उन्हें एक ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि भाई आप हमारे साथ हैं तो हम आपका ध्यान रख रहे हैं? दोनों ही महत्वपूर्ण हैं व्यक्ति जो संगठन में आए। स्मृति ईरानी चूंकि बहुत लंबे समय तक उनको कोई पद नहीं मिला और उनका कुछ पहले की चर्चा में आकलन हुआ है कि उन्होंने सबसे अच्छी बात है कि अपना ध्यान वहाँ लगा दिया जहाँ से वो आई हैं। टेलीविज़न की दुनिया से एक कलाकार के रूप में उन्होंने टेलीविज़न कलाकार के रूप में ही अपनी इतनी ख्याति पाई, वरना उनके शुरुआती संघर्ष की भी कई दास्तानें हैं। और वहाँ से वो जब चर्चा में आई, फिर राजनीति में आई। राजनीति में उन्होंने इतना ऊंचा कद पाया और जो कुछ भी उन्होंने अमेठी रायबरेली में किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो तो ऐतिहासिक है। लेकिन उसके बाद अचानक जो परिस्थितियां बनी उसको उन्होंने बहुत सही तरीके से हैंडल किया। सबसे बड़ी बात वही होती है कि जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं तब आप किस तरीके से अपना व्यवहार रख रहे हो। अगर वो कुछ उस तरफ धैर्य खोती, उल्टे सीधे बयान देती, तो शायद इस तरह की वापसी उनकी नहीं होती। दूसरा, उनकी आवश्यकता कई कारणों से, उत्तर प्रदेश के चुनाव सिर पर है। उत्तर प्रदेश में उनकी भूमिका कोई इनकार नहीं कर सकता और वो आगे भी रहेगी, अभी जो 27 के चुनाव है उसमें। दूसरा, जो बड़ा वैक्यूम हम डिस्कस कर रहे थे कि महिला नेत्रियों में भाजपा के पास अभी अग्रिम पंक्ति में कोई ऐसा स्वर ही नहीं है। उन्होंने अलग अलग प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए हैं, लेकिन पीछे हैं। नई पौध तैयार हो रही है, महिला नेत्री आ रही है, महिला मोर्चे की अध्यक्ष को भी बदल दिया गया, लेकिन एक मुखर और प्रखर नेता जिसको प्रशासनिक अनुभव भी हो, मंत्री पद पे भी रही, संसद और विधायी कार्य भी जानती हो, और टेलीविजन चैनलों की जो डिबेट है आजकल
वो मानस परिवर्तन में कहीं ना कहीं भूमिका तो निभाती है। बयान बार बार जाते हैं, वीडियो कटते हैं, वायरल होते हैं, वहां पर कोई ढंग से बात तो रखे सरकार का। कुछ भी हो जाए, सरकार अपनी परसेप्शन बैटल को, परसेप्शन की लड़ाई को नहीं हारना चाहेगी। तो अगर परसेप्शन बैटल में आप कहीं भी पीछे होते हुए दिखाई देते हो तो वहां पर स्मृति ईरानी उनके लिए प्रवक्ता के रूप में, भाजपा की दमदार नेता के रूप में, और वो जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तब भी उन्होंने लगातार ऐसी भूमिका निभाई, मुखर होकर विरोध किया कांग्रेस के मुद्दों का या यूपी। तो मुझे लगता है कि ये उनको इसीलिए लाया गया है। और जो संभावना जता रहे हैं विनोद जी कि अगर कभी वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी अपनी भूमिका चुनाव लड़ते हुए भी नजर आ जाए तो हो सकता है ये भी एक रणनीति हो सकती है कि उनको अभी से लाकर उस पोस्ट से उनको प्रोजेक्ट करके वहां, कह नहीं सकते। जो लोग मैंने कहा ना इस तरह की टीम बना रहे हैं वो कई सारे चुनाव जीत चुके हैं और कई सारे चुनाव हार भी चुके हैं, तो उनके अनुभव का हम केवल आकलन कर सकते हैं। उन्होंने किन परिस्थितियों में विचार किया ये तो वही बेहतर जानते हैं, लेकिन बड़ा नाम। दूसरा, संदीप पाठक के नाम को लेकर तो काफी चर्चा भी हुई कि आते से ही सचिव बना दिया, ये कर दिया, लेकिन निश्चित तौर पर पंजाब में उनको चाणक्य कहा जाता है और पंजाब का चुनाव सिर पर है। पंजाब का चुनाव को देखते हुए अगर उनको लाया गया है तो अब वो उनको लाने भर से क्या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की हवा बन जाएगी या वो चुनाव जीत पाएंगे, ये तो बहुत आने वाले वक्त के सवाल है। लेकिन हर नियुक्ति जो है वो रणनीतिक है और उस रणनीति को लोग बाहर बैठकर भी समझ रहे हैं। अब उसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये दोनों जो नाम है बिल्कुल टाइमिंग भी सही है और रणनीति भी सही है। हालांकि भाजपा एक वो पार्टी भी है जहां पर आपको थोड़ा पीछे काम करना पड़ता है, दरी कुर्सी उठानी पड़ती है, नाम बनाना पड़ता है और बहुत अनुशासित तरीके से पार्टी के प्रति अपना समर्पण दिखाना पड़ता है, तभी आप इस तरह के पदों पर आते हैं। लेकिन ये दौर हमने बदलते हुए भी देखा, अचानक बाहर से आए हैं और टिकट लिया बड़ा और जीत गए, बना दिया गया। भाई सिंधिया जी आए जो, तो उनको तो सीधे बढ़िया मंत्री पद भी मिला, उनके साथ वालों को तक मिला। तो अब राजनीति इस तरह, लेकिन संगठन में इस तरह की जगह पहले नहीं होती थी, चुनावी राजनीति में होती थी, लेकिन संगठन में भी बाहर से आते से इस तरह का पद मिल जाएगा। ये अब वक्त बदल रहा है तो नीतियां भी बदलेंगी। तो नितिन नबीन की टीम तैयार हो चुकी है। चुनावी वैतरणी पार करना ये बड़ी चुनौती है उनके सामने। साथ ही ये संगठन के लोग किस तरीके से जमीन पर जाएंगे और संगठन प्लस राजनीति का बैलेंस बना पाएंगे, ये आने वाले वक्त में दिखेगा। फिलहाल इन नए चेहरों की चर्चा खूब है। नितिन नबीन की नई टीम को लेकर लगातार बीजेपी शुभकामनाओं का दौर तो जारी रखे ही है, साथ ही ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि हमने सब कुछ बैलेंस रखा है। देखना यह है कि ये प्रयोग कितना सफल होता है, क्योंकि इसका पता तो चुनाव के बाद ही चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए।